सो हाय एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं अपने डे 3 का पार्ट नंबर 2 सिस्टमेटिक स्टडी के अंदर, जिसमें हम बात कर रहे थे यार मैथ्स के सेक्शन की डिटेल एनालिसिस के ऊपर कि हमारा मैथ्स के सेक्शन का क्या फ्लो होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं होप करते हैं यार आप सब लोग अपने साथ एक कॉपी और एक पेन जरूर लेके बैठे होंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे यार वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको उन सबको नोट करते चलना है और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में उन्हें इंक्लूड करने की कोशिश करनी है। तो यार सबसे पहले हमारे पास आता है यार अलजेब्रा का टॉपिक। अलजेब्रा का यार ऐसा टॉपिक है जिसमें से 8-9 क्वेश्चंस हमारे को देखने को मिल जाते हैं। अगर अभी तक आपने डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है टॉपिक वाइज, तो भैया वो वीडियो नंबर 1 थी, डे 1 था स्ट्रेटेजी का, वो चैनल के ऊपर अवेलेबल है। सबसे पहले जाके उसको देख लीजिए और उसके अंदर जाके आप लोग समझ पाएंगे कि किस तरह से कौन कौन से टॉपिक्स में कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसका डिवीजन क्या रहता है। तो चलिए अब यहाँ बात करते हैं सबसे पहले भाई अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर भैया हमारे को देखने को मिल जाते हैं ऑन एन एवरेज 8 से 9 क्वेश्चन। तो ये जो 8 से 9 क्वेश्चन है, इसके अंदर जो हमारे मेजर टॉप चैप्टर्स आ रहे होते हैं वो कौन से होते हैं भैया? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यार सबने बचपन से पढ़ी होती है कि यार इसमें हमारे को x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो इसमें 3-4 बेसिक फॉर्मुलाज होते हैं कि भैया d की वैल्यू 0 है, या d ग्रेटर देन 0 है, या भैया d लेस देन 0 है। तो उसके इस केस में हमारे को क्या क्या करना होगा? ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0, तो क्या क्या करना होगा? तो इसके भैया 3 केसेस होते हैं। उन 3 केसेस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। इवन यार कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ मिक्स होकर क्वेश्चंस मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स में भी आ जाते हैं, जहां पे आप मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हेल्प से सॉल्व कर रहे होते हो। तो यार आपको ये एक बेसिक चीज ये करनी है। साथ ही में भैया नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 होते हैं। इसके ऊपर भैया आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि यार हमारे भैया कौन से रियल रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, या फिर हमारे पास भैया रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। तो यार ये सारी कंडीशंस बन जाती हैं कि सी ए इक्वल है या नहीं है। तो आपको इसके अंदर सबसे पहले तो यार ये बेसिक डी की कंडीशन सारी चेक करनी है, एबीसी के बारे में, कंडीशंस के बारे में पढ़ना है, और साथ ही साथ ये कॉमन रूट्स का क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा वो है कि यार कॉमन रूट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दो इक्वेशन है उनका कॉमन रूट बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, इसको आप सिर्फ ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो यार जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका बहुत बेस लेवल का 10th और 12th तक की एनसीईआरटी से कवर करोगे तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हर एक क्वेश्चन बन रहा होगा। साथ ही यार कॉम्प्लेक्स नंबर में बच्चों को बहुत डाउट होता है, क्योंकि निमसेट के सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर मेंशन नहीं है। पर अगर आप 2019 का क्वेश्चन पेपर देखोगे और 2020 का देखोगे तो उसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आ रखा है। इवन इंग्लिश में तो शायद 2 क्वेश्चन आ रखे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल बेस लेवल पे होते हैं। तो इट्स गुड, अगर आपके पास टाइम है तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेस है वो कर लो। पोलर, इसमें आपको पोलर फॉर्म जो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करनी है। साथ ही में यार जो क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन होता है कि भैया आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट निकालना, सॉरी स्क्वायर रूट निकालना है। कि यार कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा होगा, आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो भैया स्क्वायर रूट निकालने के लिए बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है जो एनसीईआरटी के पीछे दे रखा था। लेकिन यार अगर आप एक इंटेलिजेंट बच्चे हो और एक कॉम्पिटिटिव काम कर रहे हो तो यार आप स्क्वायर रूट निकालोगे ही नहीं। आप ऑप्शंस ए बी सी डी में से चेक कर लोगे कि यार ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा जो है हमारा क्या कहते हैं इसका मल्टीप्लाई करने पे कौन सा इसमें से ऑप्शन बन रहा है। तो भाई आप बहुत इजीली उसको सॉल्व कर पा रहे होगे कि यार आप ऑप्शंस की हेल्प से जिसको मल्टीप्लाई करोगे ये चीज बन जाएगी, तो यार वो ही आपका आंसर बन जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज को ये इस तरह का क्वेश्चन एक बीएचयू के अंदर आया था। जिन लोगों ने भाई लॉजिकली काम करा उन्होंने ऑप्शन की हेल्प से सीधा आंसर टिक कर दिया था, और जिन लोगों ने थोड़ा सा भैया ज्यादा मतलब बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में उन्होंने इसमें 1-2 मिनट जरूर बर्बाद करे होंगे, क्योंकि इसका बहुत लंबा मेथड है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको क्या करना है भैया? एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक प्रॉपर्टीज, सेकेंडली आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म, और कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर से आपको मिल जाएंगे। बेसिकली बीएचयू के अंदर आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्यादा क्वेश्चंस, तो आप बीएचयू का पेपर देख सकते हो इसके लिए। तो आपको उसमें प्रीवियस ईयर के बीएचयू के पेपर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप मुझे बोलोगे कि भैया आप एक क्वेश्चन ईयर भी प्रिपेयर करो टॉपिक वाइज, कि भाई आप हम आपको प्रोवाइड कर रहे हो पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस जो कि बेसिकली आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस नहीं, निमसेट लेवल पे बेस्ड क्वेश्चंस। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे जब पेपर पीवी से लेके बैठते हैं भैया आईआईटी जेईई में इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, एडवांस के क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चों को देख रहा हो तो यार एडवांस का लेवल बहुत ऊपर है। एडवांस में आपको एक क्वेश्चन के 2 से 3 मिनट मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। तो आप उसके क्वेश्चन करने बैठोगे तो उसमें 4-5 चीजों एक चीजों में घुमाई होती है कि यार सीरीज के अंदर भैया कॉम्प्लेक्स नंबर या ऐसा कुछ घुमा के आपको दे रहे होंगे। तो आपको वो क्वेश्चन नहीं करने, आपको निमसेट स्पेसिफिक क्वेश्चन करने हैं। तो आप बीएचयू या महाराष्ट्र सीईटी या निमसेट के प्रीवियस से करोगे तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी और एक क्लियर आइडिया मिल रहा होगा कि यार आप जो पढ़ रहे हो उससे आपसे वो चीजें सॉल्व हो रही है नहीं हो रही है। अगर आपसे कोई चीज सॉल्व होने में दिक्कत आ रही है तो यार हमसे आप कभी भी बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे और फेसबुक पे भी। वैसे तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो तो हम पर्सनली आपको रिप्लाई करते हैं और आपकी हर एक पर्सनल प्रॉब्लम का भी आंसर सॉल्व वहाँ पे दे रहे होते हैं। राइट, उसके बाद आ गया भाई हमारा सीरीज का। सीरीज में भैया बेसिक एपी, जीपी और एचपी का भी अगर आप थोड़ा सा पार्ट देखेंगे तो यार वो आपको आना चाहिए। इसके अंदर आपको क्या कवर करना है भाई? एपी का सम का फॉर्मूला, जीपी का सम का फॉर्मूला, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला, ये सारी चीजें आपको नोट करते जाना है।
एपी का सम का फॉर्मूला, जीपी का सम का फॉर्मूला, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत कॉमनली क्वेश्चन इस पे पूछे भी जाते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर हमारा एपीजीपी, साथ में एएम और जीएम के कॉन्सेप्ट्स की, भैया एएम का कॉन्सेप्ट क्या है, जीएम का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत इजी और बेसिक चीजें हैं। इसके अंदर 2017 के अंदर एक बहुत इजी सा, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन आ गया था इसके अंदर यार, वो एएम जीएम का के अंदर एक क्या कहते हैं, जो इनका वो होता है ना कि एएम बड़ी है जीएम बड़ी है, उसके ऊपर बेस क्वेश्चन दे रखा था। तो जिसने ये चीज अच्छे से कर रखी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसने स्ट्रेट वो 2017 का आंसर टिक करा होगा। तो यार जिस तरह से देखो मेरी कमांड हो रखी है कि मेरे को पता है कि किस पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं। ये क्यों हो रखा है? क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर्स को बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। और मैं सच बताऊं यार, मैंने आज तक कभी आर डी शर्मा की बुक सॉल्व नहीं करी है, ना मैंने एमएल खन्ना की बुक सॉल्व करी है। सेल्फ स्कोर मेरे पास जरूर थी, पर उसमें से मैंने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं। उनको कोई ऐसा नहीं करा कि यार मैं पूरी सेल्फ स्कोर सॉल्व कर रहा हूँ। सिर्फ अपने लेवल की क्वेश्चन जो जेई मेंस के मेरे को लगा था कि यार ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको मैंने सॉल्व करा था और रेफर किया था। बाकी सिर्फ यार प्रीवियस ईयर से आपको एक अच्छा सा पता लग जाता है कि क्या पैटर्न है और हमारे को किस चीज के लिए पढ़ना है। क्योंकि अगर आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो जेई में जितना मुश्किल नहीं है, इस बात को मिथ से निकाल दो कि मैथ्स उसका बनाना बहुत मुश्किल काम है। मैथ्स इसका सबसे इजी सेक्शन रहता है और आप एक लॉजिकल माइंड के साथ अगर चलते हो और आपको पता है आपको क्या छोड़ना है और क्या सॉल्व करना है, ये चीज आपको जरूर याद रखनी है कि आपको टफ क्वेश्चन पकड़ के नहीं बैठ जाना कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आ गया, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के नहीं गए फिर क्या सोच रहे हो यार कि यार मैं अटेम्प्ट करने का ट्राई करता हूँ, अच्छा ऑप्शन से कुछ चेक करता हूँ। अरे जब पढ़ के ही नहीं गए हो तो छोड़ो, जो पढ़ के गए हो एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट करो। ये ना हो कि जो पढ़ के नहीं गए उस पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार ये तो आता ही हम बाद में कर लेंगे, तो उसके अंदर सबसे बड़ा आप लोग अपना लॉस कर रहे होगे। उसके बाद आगे भाई मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के अंदर यार मैट्रिक्स की बेसिक प्रॉपर्टीज जितनी भी हो गई हैं, तुम्हारी एडजॉइन मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इन सबको कवर करना है। और इसके लिए सिर्फ बेस बुक एनसीईआरटी, जितने एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट है सिर्फ उतने कवर कर लो। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इन सब चीजों को नोट करते चलो। साथ ही सेट्स के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था भैया, सेट्स के अंदर आ जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। अब इसमें तो यार कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यार वो ए यूनियन बी और फॉर्मुलाज को यूज करते हुए क्वेश्चन आ जाता है कि यार इतने लोग हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इतने उसका पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ ये सेट्स का टॉपिक है ना यार, ये लॉजिकल रीजनिंग में भी कंसीडर होता है, तो लॉजिकल रीजनिंग में भी कभी कभी आपको सेट्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ यार आपका यार कौन सा किसका सबसेट है, कौन सा एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, इस पे सेट्स के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी सेट्स के यार फंक्शन के साथ मिला के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आप बेसिक रिवीजन तो 11th-12th के उससे कर सकते हो, और उसके बाद आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हो कि सेट्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आगे भैया स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स तो भैया प्योरली आपको प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होकर करना है भैया। मीन, मॉड, मीडियन, ये आपको पता होना चाहिए मीन मॉड मीडियन क्या होता है। उसके बाद भैया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले काम, कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आपको फंडा पता होना चाहिए कि अगर आपको भैया डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है तो डिस्ट्रीब्यूशन की आप लोग मीन मॉड मीडियन कैसे निकालेंगे। और भैया मीन मॉड मीडियन में रिलेशन क्या होता है। एक बार तो इतना सिंपल क्वेश्चन आ गया था कि भैया मीन मॉड और मीडियन का रिलेशन ही पूछ लिया था उसने कि भैया मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, या पता नहीं शायद मैं गलत ना बोल रहा हूँ, एक बार चेक कर लेना ऐसे। तो इसका एक रिलेशन पूछ लिया था। एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी होती है, आपको निकालनी होती है। जैसे मैंने आपको बताया 2019 के क्वेश्चन, इसका आंसर 10.1 था, सेम क्वेश्चन 2015 में था। कुछ बच्चों ने चेक भी करा और बोला भैया आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि 2019 के बहुत सारे क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर से रिपीट हुए थे। तो जो सब लोग कह रहे थे 2019 का पेपर टफ है टफ है टफ है, देखो 2019 के पेपर में कितने सारे क्वेश्चन रिपीट थे। और ये मैं नहीं कह रहा, आप सब बच्चों ने बहुत सारे सजेस्ट कमेंट्स करे कि हाँ भैया हमने चेक करा, देखा कि 2015-2019 के बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट्स थे। फिर अगर आप ये सब कुछ कर रहे हो जो मैंने आप सबको इसमें बताया, तो सॉरी स्टैट्स में एक और चीज रहेगी। स्टैट्स के अंदर भी आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चंस, एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सबको नोट करते चलिएगा यार। और अगर आपसे कोई भी पार्ट मिस हो रहा है तो वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, एक बार दो बार जितनी बार आपको मन करे उतनी बार देखिए, पर ये सारा पार्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो अगर आप ये सारा पार्ट कर रहे होगे तो यार आपके 8 से 9 क्वेश्चन बहुत इजीली बन रहे होंगे। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ना भी है एक टाइम के लिए तो छोड़ दो, क्योंकि ये वैसे ऑफिशियली सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर इसमें एक दो क्वेश्चन आ रहे थे, तो अगर आप इसका बेसिक कर लेते हो और पोलर फॉर्म इसकी पढ़ लेते हो तो आपको ये बहुत हेल्प कर रहा होगा। अब आते हैं भैया बम चीज पे। बम चीज क्या है भैया? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में 8 से 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर भैया पूछे जा रहे हैं और ये कंसिस्टेंटली 8 से 10 क्वेश्चन इसमें आते ही आते हैं। तो इसमें भैया सबसे ज्यादा डिवीजन, अब हम देख हैं ट्रिग्नोमेट्री में डिवीजन क्या है और फ्लो क्या है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि सबसे पहले हमारे को शुरुआत करनी है, अगर हम रिवीजन कर रहे हैं तो भी हमारे को अलजेब्रा से शुरुआत करनी है, और अगर हम अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो भी सबसे पहले अलजेब्रा पढ़ना है, क्योंकि भैया अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स ही आगे जाके यूज हो रहे होंगे। एबीजीपी बहुत जगह यूज होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत जगह यूज होता है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स तो चलो इतना यूज नहीं होता, पर एपीजीपी, सेट्स के कॉन्सेप्ट, स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट, मीन मॉड मीडियन के कॉन्सेप्ट बहुत जगह पे यूज हो रहे होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 8 से 10 क्वेश्चंस आपको जो मिलते हैं वो आपको इस तरह से करने हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले रेशियोज और आइडेंटिटीज के ऊपर आपको काम करना है।
रेशो और आइडेंटिटीज क्या है भैया, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ जो हमारे को 10th की बुक्स में मिल जाएंगे और 11th की बुक में जो ट्रिग्नोमेट्री का बेस था उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशोस और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में बता रखा है कि कैसे आपको उनको पढ़ना है। तो इसको सिर्फ आपको बेस बुक से करना है। फिर आगे भैया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इसमें भैया आपके सारे फॉर्मुलाज आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस के कि भैया ये बहुत सारे मतलब बेसिक फॉर्मुला कुछ इसमें हमारे भाई 22 से 23 इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज बनते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं उन फॉर्मुलाज की लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना अगर आपको इन सब की फॉर्मुलाज की लिस्ट चाहिए हो, ताकि आपके पास एक हैंडी नोट रेडी हो। वैसे अगर आप खुद अगर बुक्स में रिसर्च करेंगे, खुद अपने हिसाब से फॉर्मुला छाटेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पर अगर फिर भी आप बोलेंगे तो यार मैं आपको हैंडी इन सबके जो फॉर्मुलाज हैं उसके नोट्स जो है वो हैंडी एक मैं बना के दे दूंगा, हैंडी नोट्स। और यार ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मुलाज तो आपको ऐसे होना चाहिए कि रात को कोई नींद में जगा के पूछे, अरे भाई ये फॉर्मुला किस चीज का है, इसका फॉर्मुला बताओ भैया, cos 2a का फॉर्मुला बताओ, sin 2a का फॉर्मुला बताओ। तो भैया आप जोर से बोलो भाई sin 2a 2 sin a cos a cos 2a 2 cos square a minus 1। मतलब बहुत जल्दी आपको सारे फॉर्मुलाज ऐसे होने चाहिए टिप्स पे। अगर आपके फॉर्मुला टिप्स पे है तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री के 10 से 8 से 10 क्वेश्चन आपके बिल्कुल हाथ में है। फिर आती है भैया बात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा यार इसमें टफ क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर यार हमारे को डोमेन रेंज का बहुत ध्यान रखना होता है और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डोमेन रेंज में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो यार इस टॉपिक के अंदर मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सा सेफ्टी के साथ चलना, क्योंकि इसमें यार डोमेन रेंज पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी इसमें ऐसा होता है कि वैसे तो मोस्टली इसके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर नन ऑफ दीज होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसका कोई क्वेश्चन आया तो नन ऑफ दीज टिक कर देना। मोस्टली इसके आंसर ना मतलब नन ऑफ दीज आ रहे होते हैं, इस टाइप के आ रहे होते हैं कि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैं बोलूंगा हाँ ये भाई एक स्टार टॉपिक है, कि अगर आपको भैया इसमें दिक्कत है तो अभी आप इसको छोड़ दें। बाकी अगर आपको दिक्कत नहीं है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से ऊपर की है भाई पूरा बना हुआ है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और कुछ अच्छे वैसे हैं जो अभी अभी शुरू कर रहे हैं। तो भैया फ्लो को यही रखना, सबसे पहले रेशो पढ़नी है हमारे को, अलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री पे आना है, ट्रिग्नोमेट्री में रेशोस पढ़नी है, फिर इक्वेशंस, उसके बाद भैया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करनी है। उन्हीं को करनी है जिनको भैया पहले ऊपर की ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो। ये ना हो कि भैया आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुला आते नहीं, इनवर्स ट्रिग्नो के फॉर्मुलास करके आप खुद को और कंफ्यूज कर रहे हो। देन भैया बात आ गई प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की। भैया प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है ये प्योरली प्योरली भैया इसके अंदर फॉर्मुला बेस्ड टॉपिक है प्योरली। जिसको फॉर्मुला आता है वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, जिसको नहीं आता तो नहीं कर पाएगा। तो इसमें यार बहुत सारे फॉर्मुलाज बन जाते हैं। अगर आपको इनके फॉर्मुला चाहिए तो मैं वो भी दे दूंगा। बाकी इसमें से यार एक ही क्वेश्चन आएगा हर साल, एक ही क्वेश्चन आ रहा है और मतलब ट्रेंड ही हो गया है कि एक क्वेश्चन देखा जा रहा है। तो यार इतना सा हम रिस्क थोड़ा सा इसमें ले सकते हैं कि इसमें एक क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप इसको नहीं पढ़ते इस सिचुएशन को देखते हुए कि 60 दिन के अंदर हमारे को ज्यादा सिलेबस करना है, तो इस टॉपिक को भी अगर आप हटा देते हो, नॉट रिक्वायर्ड है ये टॉपिक, तो आप इसमें से यार एक क्वेश्चन जो आ रहा होगा वो छोड़ के आगे बढ़ रहे होगे। और अगर ये क्वेश्चन ईजी हुआ तो हो सकता है शायद आप लोग फॉर्मुलाज के बेस पे इस क्वेश्चन को सीधा बना लो। मतलब अगर आपको फॉर्मुला याद हो गया, क्लिक कर गया, तो शायद आप इसे बना लो। फिर आते हैं भैया हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में क्या होता है कि भैया ये हमारा ये कुछ लाइट हाउस है, लाइट हाउस के ऊपर भैया यहाँ पे ये एक बोट यहाँ पर है, उसका 30 डिग्री एंगल है, एक बोट यहाँ पर है 60 डिग्री एंगल है। तो बताओ भैया इसमें अगर 200 मीटर का डिफरेंस है दोनों के अंदर, 200 मीटर का डिफरेंस है और ये लाइट हाउस मेरा 100 मीटर का है, तो बताओ भैया ये वाला डिस्टेंस क्या हो रहा होगा। तो इसमें ये बेस वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं सॉल्व करने के। इसमें आपको टैन का भैया रेशो के फॉर्मुलास और टैन 30 डिग्री टैन 60 डिग्री रेशोज और आइडेंटिटी के फॉर्मुला से बहुत इजीली बन रहे होंगे। तो यार अगर आप ये सब कुछ करते हो, तो अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल थोड़ा छोड़ भी देते हो, तो भी आप इसके अंदर भैया 5 से 6 क्वेश्चन जो बेस लेवल पे आते हैं उसको अच्छे से बना रहे होगे। 5 ही सेफर साइड पे मान के चलो। बाकी अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस्ट है। इसमें थोड़ा सा यार डोमेन और रेंज के ऊपर अच्छे से वर्क करना पड़ता है कि आपको हर फंक्शन की डोमेन और रेंज क्लियर हो कि किस डोमेन के अंदर भाई साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, जो भी हो रहा है। तो थोड़ा डोमेन और रेंज का इसमें अच्छे से आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यार इनवर्स फंक्शन हम उसी का निकाल सकते हैं जो कि 1/1 होता है, राइट। जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है सिर्फ उसी का हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसके अंदर डोमेन रेंज का अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले भैया हम लोग पढ़ रहे होंगे अलजेब्रा इसके अंदर, फ्लो के अंदर, फिर आ गए हमारे भैया ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। अब मैंने दोनों के ऊपर डिटेल कर दिया है। अगर कुछ आपका छूट गया है तो भैया पॉज करो, रिवाइंड करो, दोबारा देखो या पूरी वीडियो को दोबारा देखना, ताकि आपको क्रक्स पूरा मिलता रहे। फिर आती है भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भैया बच्चे बहुत लटकते हैं और बोलते हैं भैया हमारा कौन सेक्शन रह गया, हमारा कौन सेक्शन रह गया। और बहुत सारी कोचिंग में भी ऐसा होता है यार जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाता। आई एम सो सॉरी। तो बहुत सारी यार कोचिंग में भी ऐसा होता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो यार इसमें मोस्टली 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे होते हैं और ये 5 से 6 क्वेश्चन बिल्कुल बेस होते हैं, इनको आप बहुत इजीली बना सकते हो। तो सबसे भैया स्ट्रेट लाइन की बात आती है। स्ट्रेट लाइन के अंदर भैया डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी आ जाते हैं भैया फैमिली ऑफ लाइंस के ऊपर क्वेश्चन कि भैया फैमिली ऑफ लाइंस के अंदर किस तरह से आपको पढ़ना है। कि भैया फैमिली ऑफ लाइंस है तो उसके अंदर भाई बताओ 2 लाइंस पास कर रही है तो उसके बीच के अंदर भैया क्या एंगल बन रहा होगा, या 2 लाइंस है तो उनके बीच में क्या स्लोप पे इंक्लाइंड होंगी। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो फैमिली ऑफ लाइंस
पढ़नी है आपको स्ट्रेट लाइंस के अंदर, और लाइंस की प्रॉपर्टी सारी आपको कवर करनी है, और उनकी जितने भी भाई 4 फॉर्म्स होती है, नॉर्मल फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म, और मतलब इस तरह की जो फॉर्म्स होती हैं वो स्ट्रेट लाइन के सारी कवर करनी है। आपको किसी भी बेस बुक में मिल जाएगा। इसमें अगर आप चाहो तो थोड़े यार आर डी शर्मा के क्वेश्चन देख सकते हो कि किस तरह के उसमें क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न के हैं, और बाकी यार प्रीवियस ईयर में इसके इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो आप आर डी शर्मा को रेफर कर सकते हो। फिर आगे सर्कल्स का भैया बेसिक, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था भाई, सर्कल्स में रेडिकल एक्सेस या रेडिकल सर्कल या वो दूसरे वाले जो हमारे सर्कल के टफ क्वेश्चंस होते हैं, वो भैया निमसेट का सिलेबस बिल्कुल नहीं है, ना उसमें कभी क्वेश्चन आया है ना कभी आएगा। सर्कल के बेसिक क्वेश्चन ये हो गए भैया, जैसे ये सर्कल है, एक और सर्कल है, इसको टच करते हुए जा रहा है, तो बताओ भैया कॉमन टेंजेंट कितनी होंगी? तो भैया एक टेंजेंट ये हो गई, एक टेंजेंट ये हो गई, एक टेंजेंट ये हो गई। तो भैया इसके फॉर्मुलाज होते हैं C1 C2 का डिफरेंस जो है वो R1 प्लस R2 के इक्वल होता है। तो यार ये सारे फॉर्मुलाज पे, बेस फॉर्मुलाज पे आपको वर्क करने की जरूरत है सर्कल के सेक्शन के अंदर। साथ ही भैया इसके अंदर भी यार कि अगर ये सर्कल यहाँ पे टच कर रहा है तो भैया इसका ये बताओ कि भैया कितने पे टच कर रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स निकालने को आ जाते हैं, या इस टाइप के क्वेश्चंस। और सर्कल में बेसिक तरह इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको भाई। कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे रखे हैं दो, तो भैया एक का रेडियस कुछ है तो दूसरे का क्या होगा, मतलब इस तरह के आपको क्वेश्चंस होंगे कि सर्कल का अगर आपने बेसिक कवर करा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को बना रहे होगे। बाकी रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सर्कल, मतलब इन सब के ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेस लेना सर्कल्स के अंदर भी। फिर भैया कोनिक सेक्शन के अंदर भैया पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। अब पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के अंदर वही चीजें यार कि अगर ये पैराबोला है तो यार इसकी वर्टेक्स क्या होगी, वर्टेक्स ये होगी, फोकाई ये होगा। और ये भैया यहाँ पे एक होती है ना कि यार टेंजेंट की इक्वेशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी इसकी, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट हम लेंगे अगर इसकी भैया पोलर फॉर्म ले रहे हैं, सॉरी पोलर फॉर्म नहीं, इसकी ट्रिग्नोमेट्री वाली फॉर्म ले रहे हैं। या इसमें क्वेश्चन आ जाता है भैया बहुत कॉमन सा कि इसके अंदर हमने भैया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, तो बताओ भैया उसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या होगी। ये क्वेश्चन भैया बीएचयू में रिपीट हुआ है, निमसेट में बहुत 2 बार आया है, बीएचयू में 1 बार आया, मेरे सीडी में भी पता नहीं कितनी 3-4 बार आ चुका है। तो यार इसके अंदर भाई आप इसको सॉल्व कर सकते हो और इसकी साइड की लेंथ याद कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस तो मैं ऐसे बोलूंगा इतने ज्यादा रिपीट होते हैं कि उनका आंसर अगर आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, याद रख लोगे, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में बताया था सॉरी, कि रात को आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करना है। क्यों करना है कि भाई अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं आते, उनको ऑनलाइन सर्च करने से अगर आपकी ट्रिक पकड़ पा रहे हो या आप उसको बार बार देखने से उसका आंसर को याद रख पा रहे हो, कभी कभी भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो होता है आपको सामने मिलता है, उसे डायरेक्ट टिक करते हो, और डायरेक्ट टिक करने से ही आपको पेपर में 120 पेपर के 120 मिनट के पेपर में आपको डायरेक्ट टिक करने से जो एडवांटेज मिलेगा ना, कि बाकी लोग सॉल्व कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, 1 मिनट लगा रहे होंगे, भाई आप 5 सेकंड में डायरेक्ट टिक करके अगले क्वेश्चन में पहुंच रहे होगे, तो यार उससे जो आपको बेनिफिट मिलेगा टाइम के अंदर, वो आपको बूस्ट करेगा। तो अगर आप इसके अंदर इतना सब कुछ कर लेते हैं, एलिप्स के अंदर भी फिर वही वही चीजें सारी, इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, सारे इसके नॉर्मल फॉर्म्स के अंदर भाई ए बी 2a क्या होता है, या ये सब कुछ। हाइपरबोला में भी सेम चीज है। अगर आप इतना कर पा रहे होगे तो यार 5 और 6 आपके क्वेश्चन इसमें बन रहे होंगे। तो सबसे पहले भैया आपने करी अपना अलजेब्रा का ट्रिग्नोमेट्री के बाद आप लोग चाहें तो यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठा सकते हैं। फ्लो के अंदर अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ये बहुत इजी पार्ट होता है, इसमें बच्चे बहुत टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं और बहुत सारी कोचिंग में होता नहीं है, इसलिए मैं से 3 नंबर पे रखने को कह रहा हूँ फ्लो के अंदर। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं भाई अब कैलकुलस के ऊपर। अब कैलकुलस आ गया भैया हमारा फोर्थ पोजीशन पे। कैलकुलस के अंदर यार कैलकुलस सबसे बड़ा डिवीजन है, बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को इसमें डर भी लगता है और बहुत सारे बच्चों के लिए थोड़ा इजी भी रहता है, क्योंकि यार इसमें भी बेस लेवल पे क्वेश्चन आएंगे। तो 10 से 11 क्वेश्चन सबसे बढ़िया पेपर का सबसे बड़ा पोर्शन कैलकुलस कवर करता है। इसमें सबसे पहले आ गए भैया फंक्शंस में वही वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि भैया कौन सा फंक्शन कौन सा है। फिर इसमें आते हैं इनवर्स फंक्शन, जिसमें आपको भैया कंपोजिट फंक्शंस भी देखने को मिलेंगे, गॉफ ऑफ ये निकालना है या फॉग ऑफ ये निकालना है, या फॉग और वो इक्वल है नहीं है, इसकी कंडीशन और ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। राइट, इनवर्स फंक्शंस पढ़ने हैं कि यार किस फंक्शन का आप इनवर्स निकाल सकते हो, किसका नहीं निकाल सकते, आपको एक फंक्शन गिवन है तो आपको उसका इनवर्स निकालना है। 2018 में 2019 में बहुत सारे क्वेश्चन थे इनवर्स निकालने के। फिर भैया आता है लिमिट्स में भी भैया आपको बेसिक फॉर्म जो करनी है लिमिट की, वो करनी है भाई 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी, रिस्क और इन्फिनिटी वाली फॉर्म। इसी के ऊपर मेन आपको मेजर क्वेश्चंस मिलते हैं। 0/0 फॉर्म को भैया आप एल हॉस्पिटल रूल से बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, तो एल हॉस्पिटल रूल को अच्छे से कर लेना, क्योंकि भैया जो प्रीवियस ईयर का अगर हम लोग ट्रेंड देखें तो प्रीवियस ईयर के अंदर 70 से लेके 85% क्वेश्चंस जो है वो भैया आपके एल हॉस्पिटल फॉर्म से सॉल्व हो रहे होते हैं। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि यार ये पेपर आपका लॉजिकल पेपर ज्यादा है, इसमें जो एग्जामिनर पेपर सेट कर रहा है वो इस हिसाब से कर रहा है कि बच्चे को 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, तो वो उस टाइप के क्वेश्चन डाल रहा है। तो भाई 70 से 85% क्वेश्चन आपके एल हॉस्पिटल फॉर्म को सॉल्व करते हुए यूज हो जाएंगे, क्योंकि 0/0 की फॉर्म होती है। बाकी भैया क्या कहते हैं, और भी जो बाकी फॉर्म्स होती हैं उसके ऊपर एक बार आप वो देख सकते हो, और इन्फिनिटी, ये सारी फॉर्म्स को भी आप एक बार नजर डाल लो, तो आपको लिमिट्स भी भाई विन विन सिचुएशन होगी। साथ ही भैया लिमिट्स को आप लोग फॉर्मूला से भी और एक्सपेंशन फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो कि sin x की एक्सपेंशन क्या है, cos x की एक्सपेंशन क्या है। अगर आप इसकी सबकी एक्सपेंशन याद रखते हो, एक्सपेंशन की सीरीज होती है, मतलब यूट्यूब पे मतलब आपको बहुत सारे मतलब वीडियोस मिल जाएंगी
इन सबको देखने के लिए। यार यहाँ पे देखो यार, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको क्या चीजें करनी है और क्या चीजें छोड़नी है। जो चीजें मैं कह रहा हूँ आपको सिर्फ यही चीजें पढ़नी है। अब पढ़नी कहाँ से यार, पढ़ने को आप उठा सकते हो कोई भी यार, अपनी बेस बुक से करनी है। साथ में अगर आपको बेस बुक से हेल्प नहीं मिल रही तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी में बहुत सारा कंटेंट है, बहुत जगह पे कंटेंट है। यहाँ पे मैं आपको पढ़ा नहीं रहा क्योंकि मुझसे अच्छे पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है और क्या छोड़ना है। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो कर जाते हो तो यार आपके पास एक हैंड में क्रक्स होगा कि यार मैं ये पढ़ रहा हूँ और मैं ये छोड़ रहा हूँ, तो आप निमसेट पेपर को क्लियर कर पाओगे और आप इधर उधर भटकोगे नहीं। राइट, तो यार इसके अंदर अगर आप एल हॉस्पिटल को ऑनलाइन पढ़ लेते हो या कुछ कर लेते हो तो यार 70 से 85% क्वेश्चन जो है देखे गए वो एल हॉस्पिटल के अंदर ही सॉल्व हो रहे हैं। बाकी फॉर्म्स भी अगर आप ऑनलाइन किसी की वीडियो रेफर कर रहे हो या खुद से पढ़ रहे हो तो आप खुद से पढ़ोगे ही। फिर भैया कंटिन्यूटी चेक करने पे आ जाती है, एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। फिर डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। डिफरेंशिएशन आ गई भैया, डिफरेंशिएशन फिर वही बेसिक से भैया हमारे जो फॉर्मूला होते हैं डिफरेंशिएशन के कि भैया यू और वी है तो भैया कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस टाइप के ऊपर। लेकिन ये क्वेश्चन जो होते हैं कंबाइंड फॉर्म में आते हैं मोस्टली। डिफरेंशिएशन के एओडी के भी क्वेश्चंस फिर आ गए। अब एओडी भी भैया एक मेजर टॉपिक है, इसमें मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट करने हैं हमारे को एक तो जरूर भैया, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सब कुछ लिखते चलिएगा अपने साथ साथ। मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, उसके बाद हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा के बाद यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं क्या कहते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स को अच्छी तरह से पढ़ना है कि भाई टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाती है कि ये इसकी टेंजेंट जा रही है, नॉर्मल जा रही है, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, 2 पॉइंट फॉर्म से जो टेंजेंट पास कर रही होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी। उसके बाद एओडी में यार वो वॉल्यूम से क्वेश्चन आ जाते हैं कि यार एक बलून है उसके अंदर वॉल्यूम 3 मीटर पर सेकंड से मीटर के पर सेकंड से बढ़ रहा है, तो बताओ भैया उसका रेडियस किस तरह से चेंज हो रहा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एडी में देखने को मिल जाते हैं। तो जो पूरा जो 3, 4 का 5 का पार्ट है ये सब लोगों ने एक बार अच्छे से करा होता है अपने 12th के टाइम में। बस अगर वही बेस पार्ट जो एनसीईआरटी का रिवाइज हो जाए, ये सब कुछ हो जाए, तो ये आपका कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी एओडी बहुत इजीली बन रहा होगा। फिर यार इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का तो मैंने आपको बताया भाई 14 मेन फॉर्मुलाज हैं इसके। जो ये 14 मेन फॉर्मुलाज अच्छे से कर रहा है वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर भाई मतलब बहुत बॉस लेवल बन सकता है। और दूसरे भी यार निमसेट के अंदर जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन होते हैं ना, मोस्टली यार वो 90% केसेस में चलो आप मान लो कि यार वो सोल्यूशन मतलब आपको क्या कहते हैं ऑप्शंस देख के आप उसको डिफरेंशिएट करके ऑप्शन से इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बना रहे होगे। फिर आगे भैया डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, यार इसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये फिर से स्टार टॉपिक है हमारा कि यार इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें ऐसे कोई ट्रिक्स या ज्यादा शॉर्टकट्स अवेलेबल नहीं है, इसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा। साथ में एरिया के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं यार, एरिया के क्वेश्चन के लिए तो मैं आपको कहूंगा कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स के सारे एरिया क्वेश्चन कर लो, उसी में से कोई थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज करके एरिया के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। फिर यार डिफरेंशियल इक्वेशंस बेसिक, डिफरेंशियल इक्वेशन की जो 3 हमारे पास फॉर्म होती हैं, 3 फॉर्म को आप पढ़ते चलो। डिफरेंशियल इक्वेशन की तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर 2017 में इसका क्वेश्चन आ गया था। तो अगर आप इसके बेसिक के कर लेते हैं, मतलब इसमें ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, अगर आप इस तरह से इस चीज को पढ़ लेते हो तो ये आप सबको हेल्प कर रहा होगा आगे आने के लिए। तो भैया सबसे पहले हमने अभी तक अलजेब्रा कर लिया, फिर ट्रिग्नोमेट्री कर लिया। फ्लो है ये आपका, सबसे पहले अलजेब्रा करना है, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर कैलकुलस के 4 पार्ट, फिर आगे भैया वेक्टर्स। वेक्टर्स पे भैया कमेंट सेक्शन भरा हुआ था, भैया वेक्टर्स नहीं बन रही, वेक्टर्स नहीं बन रही। तो चलो भाई ये लो वेक्टर्स के भी जो 4-5 क्वेश्चन है उसका भाई तुम क्रक्स पकड़ लो। वेक्टर्स में टॉपिक कवर करना है डॉट प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट का। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो भैया बहुत फेमस क्वेश्चन भी है इसका, अगर आप बोलोगे तो मैं वो फेमस क्वेश्चन करा दूंगा। वो भैया कम से कम 4 से 5 बार रिपीट हुआ है निमसेट के अंदर, अकेले अकेले 4 से 5 बार निमसेट में रिपीट हुआ है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप बोलोगे तो मैं क्लास में सॉल्व करवा दूंगा उसको। उसका आंसर -3/2 आता है, और बाकी चेंज भी हो सकता है लेकिन वैसे -3/2 ही रहता है। फिर भैया वेक्टर की जो सारी हमारी प्रॉपर्टीज हैं, इंक्लिनेशन, ये सारी वो सारी, इन सबको आप लोग कवर कर रहे होगे। उसके अंदर यार आप मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज अच्छे से कवर कर लो वेक्टर्स की यार, कि सम वाला पार्ट जैसे होता है कि भाई ये ट्रायंगल रूल है, यहाँ पे ये ऐसे इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, या पैरेललोग्राम वाला उसमें रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ रहा है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं भैया, ये हमारे को एक पेंटागन दे रखा है, तो भैया बताओ हर साइड को अगर ये ए से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये बी से रिप्रेजेंट हो रही है साइड, ए वेक्टर बी वेक्टर से, तो बाकी साइड को आप ए और बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये बीच में ओपी बना दिया हमने ऐसे। तो यार ये बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन है, अगर इनके आप आंसर्स याद रख लोगे तो ही आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। साथ ही कभी कभी भाई कुछ रेशो के क्वेश्चन आते हैं कि ये ट्रायंगल है, इसके अंदर हमने एक मीडियन खींची, तो हमें पता है भाई ये 1:2 की रेशो में यहाँ डिवाइड हो रही होती है, तो यार इस साइड को ये 1:1 की रेशो में। तो यार बहुत सारे ना इसके ऊपर इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी होते हैं। 2019 में यार 2 स्टैंडर्ड क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन। उनको जिस बच्चे ने आंसर याद था उसने 2019 में वो दोनों क्वेश्चन को भी डायरेक्टली मार्क कर दिया होगा। राइट, उसके बाद भैया 3D और प्लेन्स,
बहुत बच्चे पूछते हैं भैया प्लेन के क्वेश्चन 2012 में आते थे यार, वो 2011 में आते थे, पर अब वो पार्ट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं है। 2013 से लेकर 2019 या 2020 तक कोई भी उसका क्वेश्चन नहीं आया, तो बिल्कुल उसको करने की जरूरत नहीं है। नॉट द पार्ट ऑफ द स्पेशल, स्पेशली स्टार लगा रखा है, बिल्कुल नहीं करना। इसी के साथ आपके वेक्टर्स के 4-5 क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बच्चों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था, भैया वेक्टर्स के ऊपर बताओ, ये क्लियर हो रहे होंगे यार। अगर आपको ये सारी वीडियोस और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो यार आप वीडियोस मिस कर रहे होगे। ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आगे आती जा रही होंगी। और अपने जो फ्रेंड्स आपके साथ निमसेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करो यार। ऐसा क्या होता है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ना, तो वो अगर वीडियो देखते हैं, तुम नहीं देखते, तो तुम्हारे को मोटिवेट करता है, तुम्हारे को बूस्ट करता है। अरे तूने नहीं देखी, नई वीडियो आई है, साथ में करते हैं, साथ में तुम डाउट डिस्कस कर पाते हो, साथ में सब कुछ कर पाते हो। तो यार इसलिए यार इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि यार हमारी भी एक मोटिवेशन बनी रहे जो हम आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी सजेशन हो तो साथ साथ लिखते भी जाओ वीडियो देखते देखते कि भैया इसको इम्प्रूव कर सकते हो, ये और अच्छा ला सकते हैं हम लोग, या आपको कुछ और अच्छा चाहिए, या आपको ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, तो सब कुछ कमेंट सेक्शन में मेंशन करते जाओ साथ साथ। और साथ ही भैया हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आपको कोई भी डाउट्स है तो वहाँ पे नीचे लिंक आ रहे होंगे, वहाँ पे आपको हमसे पूछ सकते हो। अब भैया हम लोग आते हैं PNCN प्रोबेबिलिटी पे। तो भैया PNC तो जैसे मैंने बताया मेरा तो भैया फेवरेट है सबसे ज्यादा, और प्रोबेबिलिटी भी। तो अब हम भैया इसमें 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, इनकी डिवीजन देख लेते हैं फटाफट से। भाई बेसिक परम्यूटेशंस की क्वेश्चन भैया, जिसमें NPR लग रहा होगा, बेसिक परम्यूटेशन की क्वेश्चन। फिर डाइस प्रॉब्लम, भैया डाइस प्रॉब्लम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमने 2 डाइस फेंके तो भैया बताओ कि 7 सम आने की क्या प्रॉपर्टी होगी, और अगर हमने 3 डाइस फेंके तो क्या प्रॉपर्टी होगी। तो चलो मैं इसका आपको एक टेबल बता देता हूँ फटाफट से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इसको नोट कर लेना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सॉरी मैंने एक यहाँ पे कम बना दिया, एक यहाँ पे ज्यादा बना दिया। एक सेकंड इरेज कर दो, मैं कट को पूरा इरेज हो गया, सॉरी। तो राइट, तो भैया अगर कोई बोले भैया 2 आने की, सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या सम 5 आने की, या 6 आने की, या 7 आने की, सॉरी फॉर राइटिंग, या 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे 8 है ये, या 9 आने की क्या है, या 10 आने की क्या है, या 11 आने की क्या है, या 12 आने की क्या है। ये भैया ट्रिक सिर्फ 2 डाइस के लिए बता रहा हूँ मैं आपको अभी। अगर आप बोलोगे तो मैं 3 डाइस के लिए भी लेकर आ रहा हूँ डिटेल वीडियो में ये ट्रिक। तो यार अगर कोई बोले भाई सम, अच्छा कोई, मैंने यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यार 2 डाइस को अगर हम यूज कर रहे हैं तो 2 डाई के अंदर अगर हम ऐड करेंगे दोनों पे 1 1 भी आएगा तो मिनिमम 2 ही बन सकता है। तो भैया इसके लिए होता है एक केस, इसको ऐसे बनाते जाओ, 2 के ऊपर 1, 3 के ऊपर माइनस करके 1 2, 4 के ऊपर माइनस करके 3, 5 के ऊपर एक माइनस करके 4, 6 के ऊपर एक माइनस करके 5, 7 के ऊपर करके भैया 6। इसी तरह यहाँ पे आप उल्टे ऑर्डर में चलो दोबारा से, 6 के अंदर एक माइनस करो 5 4 3 2 और 1। तो भाई 2 डाइस पे 12 कब आएगा, जब दोनों 6 6 हो, तो भैया एक ही केस होगा जब दोनों 6 6 होंगे, और जब 2 आएगा तो भी एक ही केस होगा। 3 आने के लिए भैया 2 केसेस हो रहे होंगे, क्या क्या केसेस हो रहे होंगे भैया 3 आने के लिए, या तो 2 और 1 एक पे आ जाए, या दूसरे पे 2 और 1 आ जाए, इस तरह से 3 आ रहा होगा। 4 के लिए भी भैया 3 केसेस बन जाएंगे, 2 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, या 3 1 आ जाए। तो यार इस तरह से यार ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक मिल गई। अगर कोई आपसे फटाफट से बोले कि भाई बताओ 7 आने के ऊपर 2 डाइस गिवन है, सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप फटाफट लिखोगे 6/36, क्योंकि टोटल पॉसिबल केसेस 36 होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 1/6। फिर इसके मैंने आपको एक साथ में एक ट्रिक भी बता दी, चलो इसको अच्छे से नोट कर लेना। अगर नहीं समझ आई हो तो दोबारा वीडियो पॉज करके देख लेना, और दोबारा मुझसे, नहीं तो मुझसे दोबारा पूछ लेना। तो यार ये डाइस प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, कुछ डेट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, डेट्स एंड कैलेंडर्स पे, वो भी आप देख सकते हो। साथ में आ गई डिक्शनरी प्रॉब्लम। डिक्शनरी प्रॉब्लम वही होगी कि भैया नमित नाम है, तो नमित के अंदर भैया बताओ इसकी डिक्शनरी में रैंक क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को भी आप बहुत इजीली कर सकते हो। अगर आप बोलोगे तो यार मैं इनके एग्जांपल को सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर आपको इसके एग्जांपल देखना चाहते हो तो यार नमित, सबसे पहले तो यार देखो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है इनको। ए, सबसे पहले ए आता है, फिर आई आता है, फिर एम आता है, फिर एन आता है, और फिर टी आता है। राइट, चलो मैं थोड़ा सा आपको ये सिखाई दूँ, एक क्वेश्चन कराई दूँ, ताकि आपके साथ साथ रिवीजन हो जाए, क्योंकि इसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये डाइस का क्वेश्चन है, अगर आपने इसको याद रख लिया सीरीज को, तो आप डाइस का क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड टिक कर रहे होगे बिना मेहनत के। राइट, फिर अगर मैं बोलूँ भाई मेरे को नमित की रैंक निकालनी है डिक्शनरी के अंदर, तो सबसे पहले भाई नमित के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे यूनिक हैं। यूनिक है तो भाई टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितनी बन जाएंगी, भाई 5 वर्ड्स हैं तो कितनी बन जाएगी 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल हमारा क्या होता है 120 के इक्वल। राइट, 120 के इक्वल होता है। तो भैया इसके अंदर ए आई एम एन, अब हमारे को नमित की रैंक निकालनी है, तो सबसे पहले भैया हमारे पास ए वर्ड है, हमारे को ए वर्ड्स के वर्ड्स नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हमने ए को यहाँ फिक्स करा। ए के बाद हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 4 जगह हैं। 4 जगह पे हमारे को कुछ भी आ जाए, हमारे को ए से स्टार्ट होने में कुछ नहीं चाहिए। तो 4 जगह के लिए कितना हो गया 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होता है मेरा 24। तो ये जो 24 है, तो भाई 24 में तो ए चीजें आ जाएंगी। ठीक है, ए को हमने कट करा। फिर हमारे पास आया आई।
अब आई के बाद भैया हमारे को आई से स्टार्ट होने वाले जो नेम्स है वो भी नहीं चाहिए। तो भाई आई के लिए भी 4 जगह हैं, तो भैया हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे भी 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पे आके 24। तो भाई 24 ये वाले भी हमारे को नहीं चाहिए अभी के लिए। फिर भैया हमारे पास m है, m भी हमारे को सिमिलरली नहीं चाहिए, तो m के अंदर भी भाई 4 फैक्टोरियल होके 24 हो रहा होगा, राइट। तो 24 प्लस 24 प्लस 24 हमारा कितना हो गया, 24 24 48, 48 प्लस 24 इज योर 72। ठीक है, 72 हो गया है हमारा ये अभी तक। अब उसके बाद भैया n आता है, हाँ भैया हमारे को n चाहिए था, हाँ भैया हमारे को n चाहिए था, तो भैया n हमारा आया, हमने n को रख लिया। n के बाद भैया हमारे पास 4 जगह है, n के बाद हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है, हमारे पास a आता है। अच्छा भैया a चाहिए था, हाँ a चाहिए था, n a। ठीक है, n a के बाद क्या आता है भैया हमारे पास, अब i आएगा, फिर हमारे को यहाँ पे i चाहिए, नहीं भाई i नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ पे i रखा, तो i के कौन से केसेस इग्नोर हो रहे होंगे, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल केसेस, मतलब 2 फैक्टोरियल मतलब 2 हो जाएगा, तो 74 हो रहा होगा यहाँ पे, इग्नोर जो हो रहा होगा, यहाँ पे हमने i रख लिया है। फिर i नहीं आएगा तो यहाँ पे भैया क्या आएगा, यहाँ पे m आएगा, तो m यहाँ पे आ गया, m के बाद i और t आ रहा होगा, तो MIT, मतलब ये अब एक सीक्वेंशियल ऑर्डर बन रहा है, तो 74 प्लस 1, तो नमित की रैंक हो जाएगी डिक्शनरी प्रॉब्लम के अंदर 75। अगर हो सकता है मुझसे इसमें कोई गलती हो गई हो तो मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, पर इसका आंसर अगर हम लोग चेक कर लें एक बार, चलो a के अंदर चलो 4 फैक्टोरियल, i के अंदर 4 फैक्टोरियल, m के अंदर 4 फैक्टोरियल, 72 होता है। उसके बाद n चाहिए था, a चाहिए था, i नहीं चाहिए था, i के हमने 2 केसेस आगे की इग्नोर कर दिए, इसमें mt और tm होता है, ठीक है, तो 72 प्लस 2 कर दिया, जो हमने i के 2 केसेस इग्नोर करे हैं। i के बाद हमारे को m चाहिए था, m सही पोजीशन पे आ गया। फिर m के बाद हमारे पास 2 चीजें बची थी, i और t, i और t भी बिल्कुल सही पोजीशन पे आ गए, ठीक है। तो भैया i और t सही पोजीशन पे आ गया, तो 74 वर्ड्स थे, प्लस 1 मैंने इसलिए करा क्योंकि नमित जो होगा वो 74 वर्ड्स के बाद बोला होगा, तो 75 रैंक हो जाएगी नमित की 120 में से डिक्शनरी प्रॉब्लम में। तो मैं आपको आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। तो इस तरह के भाई डिक्शनरी प्रॉब्लम के क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं, तो इसको तो भाई बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसको क्वेश्चन को तो 2-3 बार प्रैक्टिस करके जाना, अपने नाम की रैंक निकालना और मेरे को बताना कि तुम्हारे नाम की रैंक क्या है, कमेंट्स में बताना। उसके बाद भैया अरेंजमेंट आते हैं, भैया अरेंजमेंट के क्वेश्चंस। अरेंजमेंट के अंदर भाई कि यार 10 लोग हैं या 5 लड़के 5 लड़कियां, उनको बिठाना है, तो कैसे बिठाएंगे यार, तो उसके अंदर ऐसा होता है कि 5 बॉयज हैं, उनको ऐसे बीच में स्पेसिंग देख लेते हैं, ये 4 मतलब मानो 5 बॉयज थे, तो अब लड़कियों को बिठाना है, तो लड़कियां यहाँ बैठ सकती है, 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 तो 65 प्लेसेस में बैठ सकती है। और अगर 5 लड़कियां हैं तो कितनी वेज में बैठ सकती हैं, 5 फैक्टोरियल वेज में बैठ सकती हैं, राइट। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। साथ में अरेंजमेंट में सर्कुलर अरेंजमेंट क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें भैया हमारे पास एक वो है कि सर्कुलर टेबल में बिठाना है, तो उसमें भैया n-1 फैक्टोरियल हो जाता है, n-1 फॉर्मूला बन जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें बहुत बेसिक चीजें, अगर आप बोलोगे तो नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा इनके, और कुछ क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये चीजें अच्छी लग रही है, आपको मोटिवेट कर रही है, और आपको ये चीजें और आगे आने वाले टाइम में चाहिए। फिर आगे भैया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर कि भैया ये इवेंट्स होते हैं, फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेंगे। फिर भैया बेस थ्योरम अगर आप पढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी। तो भैया हमारा सीक्वेंस क्या चला, इतने देखो भाई 5 सेक्शंस के अंदर, ये एक क्वाड्रेटिक सेक्शन अलजेब्रा वाला, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कैलकुलस, कैलकुलस के बाद ये 5वां था हमारा वेक्टर, और भैया ये हमारा प्रोबेबिलिटी 6। इन 6 मेजर सेक्शंस के अंदर, इन 6 मेजर सेक्शंस के अंदर आपका पूरा मैथ्स का सिलेबस खत्म हो गया। ये 6 मेजर सेक्शंस हैं, आपको चाहिए इसके लिए 6 हफ्ते का टाइम। हर हफ्ते का आपको एक सेक्शन उठाना है, उसके अंदर आपको क्रक्स दे दिया मैंने क्या किस फ्लो में क्या टॉपिक पढ़ना है और किस टॉपिक में से क्या पढ़ना है, इसको अब आपको फॉलो करना है और साथ ही साथ इसके साथ आगे बढ़ना है। अब ओनली थिंग जो आपको लेके जाएगी वह सक्सेस की तरफ, वो है रिवीजन। यहाँ पे रिवीजन का एंड उड़ गया है, तो भैया जो चीज आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रही होगी वो होगी रिवीजन। तो भैया रिवीजन अच्छे से अच्छे करनी है। लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल देखा था आनंद सर के अंदर का कि भैया रिवीजन के बिना वो आई थी वो लड़की, तो भैया वो फंसा नहीं पाई थी। तो अगर आपको रिवीजन अच्छे से रखोगे तो आप भैया टॉप भी करोगे और अपनी सीट भी निकाल के निकल रहे होगे। होप करता हूँ भैया ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी अभी तक, और आप इससे बहुत मोटिवेट हुए होगे। तो जल्दी से भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसी सारी वीडियोस के लिए इसको लाइक कर दो वीडियो को, और सब अपने फ्रेंड्स में फैला दो कि यार ये वीडियो आ चुकी है। इसी के साथ हमारे को प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनानी है और इसी चीज को हमारे को फॉलो करना है। अब अगली वीडियोस में आपको बताइए अब आपको क्या चाहिए, अब आपको लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर डिटेल एनालिसिस चाहिए, इनके ऊपर आप चाहते हो कि मैं आपको ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, या आप चाहते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो भाई सब कुछ अपने जितने भी सजेशन है सारे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख देना। कुछ भी चीज मिस मत करना, कोई भी पर्सनल डाउट हो, फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ भी हो, तो आप हमारे को इंस्टाग्राम पे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूँ, टीम है हमारी वो भी रिप्लाई करती है, तो आपको कोई भी डाउट हो कभी भी आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं।
हम जल्दी ही आपके लिए लेके आ रहे होंगे वन स्टॉप एमसीए की नई और एक फ्रेश वीडियो, जिसमें हम लोग इस 70 डे स्ट्रेटेजी के अंदर कुछ और फोड़ रहे होंगे। साथ ही मैं ट्राई करूंगा कि आपके लिए अपने कुछ फ्रेंड्स के इंटरव्यूज लेके आऊं जिन्होंने लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन करी। एक मेरा फ्रेंड था ऑल इंडिया रैंक 7 का आशीष सिंह खबरवान, मैं ट्राई करता हूँ कि उसके साथ आपके लिए इंटरव्यू लेके आ रहा हूँ, वो आपको अपने कुछ टिप्स दे रहा हो कि उसकी रैंक 7 थी, वो डीयू का स्टूडेंट है, तो उसने कैसे प्रिपेयर किया था और उसने फाइनल ईयर के साथ प्रिपेयर किया है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगर अभी तक गिव में पार्टिसिपेट नहीं करा है तो यार जल्दी करो ना, गिव में पार्टिसिपेट वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 1-2 दिन का ही टाइम बचा है, अब जल्दी से पार्टिसिपेट करो और सेल्फ स्कॉलर की 2 बुक्स अपने साथ ले जाओ। और अगर इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा था तो पार्ट 1 मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है, पार्ट 1 भी जरूर देखना और बाकी जो 70 डे स्ट्रेटेजी वीडियो के पार्ट आ रहे हैं वो सारे जरूर देखना। थैंक यू सो मच।